आज बच्चों रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारा चल रहा था। सब प्लीज साथ में रहना बच्चों। आज तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एसेट्स को रीवैल्यू कर रहे हैं। सब लोग साथ में ना, हम लोग एसेट को क्या कर रहे हैं बेटा, रीवैल्यू। रीवैल्यू क्यों करते हैं? ऐसे काफी सारे इंसिडेंसेस आते हैं आपके जीवन में, तब आपको अपने आप को रीवैल्यू करना पड़ता है ना। 10th का रिजल्ट कम आया, अच्छा आया, बुरा आया, 12th में आपका हो गया, उसका नहीं हुआ, उसका हो गया, आपका नहीं हुआ। सीए फाउंडेशन के एग्जाम में आपका क्लियर हो गया, आपके दोस्त का या दोस्तिन का क्लियर नहीं हुआ, या अपोजिट सिचुएशन हो गई। यस और नो? तो आप समय समय पे अपने आप को इवेल्युएट करते हो। यस और नो? अरे करते हो कि नहीं? उसको हम लोग प्यार से रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकंस्ट्रक्शन। हाँ, तो रिवॉल्यूशन पे भी रिकंस्ट्रक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं बच्चों, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन माने आपने अपने आप को किसी और के हवाले सौंप दिया। आपने आपके दोस्त को आपका सब कर्म कांड बता दिया, देख लाइफ में ये मेरे से गलती हुई, ये मैंने कांड किया, ऐसा हो गया, अब बता क्या करना है। आपने अपने आप को दूसरे के हवाले दे दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, है ना। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आपने किसी को भी नहीं बताया, बस आप एक मंदिर मस्जिद चर्च के अंदर में जाकर के बैठ गए और खुद से ही सवाल पूछा और पता लगा है कि लाइफ में आपने ऐसा क्या कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। लास्ट बेंच, ध्यान दे बेटा, दोनों को एक साथ उठा के बाहर फेंकूंगा, वजन भी कम है तुम्हारा, ठीक है। सो आपने अपने आप से बातें की। मैंने अपने यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री रोड पे शमशान है एक, वहाँ पे वैकुंठ धाम, मैं काफी बार वहां जाकर के, अंदर भोलेनाथ का मंदिर है, वहां बैठ जाता था। ये फाइनल के समय पढ़ाई नहीं होती थी, तरह तरह के विचार मन में आते थे। पुणे शहर में नया नया आया था, नया आया था, तो इधर का चाल चलन देख करके मैं हक्का चक्का रह गया। क्या रह गया? हक्का बक्का। यस और नो? तो मैं कहाँ चला जाता था? भोलेनाथ के मंदिर में। यस और नो? शमशान में, उधर में शांति एकदम। वो मन में जो भी गंदे गंदे विचार आते थे सब, कि यार ये शहर में लोग कैसे क्या कर रहे हैं, वो दोस्त मेरे गाड़ी पे घूम रहा है, पीछे किसी को बिठा रहा है, फिर हमको रात में आके मैसेजेस फोटो बता रहा है, देख हरीश ऐसे मजे किए मैंने। तो इच्छा होती है इंसान की कि नहीं यार, काश मेरा भी कोई अपना होता पुणे में, मैं भी उसको लेके घूमता। लेकिन फाइनल की पढ़ाई थी ना साथ में, तो मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बहुत करता था, खुद से अकेला जाके बैठ जाता था। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये जो दोनों भी टर्म है आपके जीवन में आगे 1000 बार आने वाली है, इंटर और फाइनल में। यस और नो? यहाँ पे हम लोग बस अभी रिकंस्ट्रक्शन तो नहीं करेंगे, पूरे बिजनेस को जब हम लोग चेंज करते हैं तो वो रिकंस्ट्रक्शन है। किसी एक एसेट वैल्यू को फिर से इवेल्युएट करना है, चेंज करना है, तो वो क्या हो गया? रीवैल्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पी पी ई। बराबर? किसी एक असेट की हम लोगों को वैल्यू फिर से निकालना है, उसे रीवैल्यू करना है। अच्छा, रीवैल्यू कब करते हैं? जब कभी भी मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, मैं और मेरा दोस्त है ना मनी, हम दो लोग पार्टनर है, दोनों ने जीरो से फर्म स्टार्ट किया, और आज एक तीसरा इंसान हमारी फर्म में आना चाहता है और बोलता है कि मुझे आपकी फर्म में पार्टनर ले लो 50% के लिए। मैंने बोला हम लोग उस समय से मेहनत कर रहे हैं जब हमारी फर्म जीरो पे थी। हमने उस समय एक लैंड खरीदी थी, उस समय ये असेट खरीदी थी, एक बिल्डिंग खरीदी थी, ऑफिस खरीदा था, उसकी वैल्यू उस समय 10 लाख थी, आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ है। तो तुझे अगर फर्म में आना है तो हम लोग हमारी सारी को रिवैल्यू करेंगे। हम लोग हमारी सारी एसेट्स को क्या करेंगे? रिवैल्यू, आज के वैल्यू पे लेके आएंगे, अरे फर्म की आज की वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद तुझे बोलेंगे कि अब बोल फर्म में आना है कि नहीं आना है। सो एडमिशन पार्टनर, बीच बीच में आवाज बंद हो रहा है क्या? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो उस समय हम लोग असेट को रिवैल्यू करते हैं। कोई पार्टनर छोड़ के गया तो उस समय रिवैल्यू करेंगे। यस और नो? एडमिशन के समय रिवैल्यू हुआ, तो जब वो छोड़ के जाएगा तब भी रिवैल्यू होगा कि नहीं होगा? वो बोलेगा ना भैया जब मैं आया था तब तुमने रिवैल्यू किया था ना, अब मैं जा रहा हूं, फिर से रिवैल्यू करो, और जो भी रिवैल्यूएशन फायदा नुकसान होगा मुझे उसका क्या दो? शेयर दो। ये बात समझ में आ रही है सभी को?
तो एडमिशन के समय रिवैल्यूएशन होता है, रिटायरमेंट डेथ के समय रिवैल्यूएशन होता है। दो कंपनियों का मिलन हो रहा है, अमलगमेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को अक्वायर कर रही है, एक्विजिशन बोलते हैं इसको। ये सुनो, वोडाफोन आइडिया का क्या हो गया, मिलन, वीआई, वोडाफोन आइडिया। ये सुन, टाटा ने जगवायर को क्या किया बेटा, जगवायर को अक्वायर किया। तो इस समय हम लोग क्या करते हैं, हमारी एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं। तो किस्सा कोई भी हो, बट रिवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट कैसी रहेगी, जैसे मैं अभी बताऊंगा वैसे। तो अब एसेट्स को अगर रिवैल्यू करना है तो रिवैल्यूएशन में दो ही बातें हो सकती है गाइस, यस और नो। कौन सी दो बातें बताओ जरा, या तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा या तो डाउनवर्ड होगा। इसके अलावा और कोई तीसरी चीज हो सकती है क्या, या तो प्लस या तो माइनस, यस और नो। तो देखो जरा ध्यान देना, बीच बीच में ब्लर हो जाता है क्या। देख मुन्ना, साहब सभी ने हेडिंग लिख दिया था ना, चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, हाँ ध्यान देना, साथ साथ में लिखना बेटा। देखो सबसे पहली केस लिख रहा हूं, या फिर एक चार्ट बना के बताता हूं आपको, अभी अभी पैदा हुआ है। देखो, रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी फर्स्ट टाइम, पहली बार रिवैल्यूएशन हो रहा है फर्स्ट टाइम, और उसके बाद यहां पे क्या लिखो, सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम हो, थर्ड टाइम हो, फोर्थ टाइम हो, 50वीं बार हो, क्या फर्क पड़ता है, पहला पहला रहता है, बाकी सब सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट टाइम। तो रिवॉल्यूशन पहली बार हुआ, यस और नो। तो दो बातें हो सकती है, या तो अपवर्ड रिवॉल्यूशन होगा या तो डाउनवर्ड होगा। सब्सिक्वेंट टाइम हो रहा है मतलब पहली बार कभी तो भी हुआ है, तभी तो सब्सिक्वेंट है ना, ये तो कैसे सब्सिक्वेंट होता, यस और नो। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या है, इसके पहले हो चुका है, कितनी बार हो चुका है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर वो सेकेंड टाइम हो, थर्ड टाइम हो, 10th टाइम हो, यस और नो। सब्सिक्वेंट टाइम में मतलब पिछली बार हुआ था, और पिछली बार क्या हुआ था, बोलो बेटा। सब्सिक्वेंट टाइम रिवॉल्यूशन हुआ, लास्ट लास्ट टाइम क्या हुआ था, अपवर्ड, या फिर लास्ट टाइम क्या हो सकता है, डाउनवर्ड। अब यहां से आगे एक बार आप देख लेना मैं कैसे लिख रहा हूं, उसके बाद चार्ट बनाना। लास्ट टाइम अपवर्ड हुआ, लास्ट टाइम डाउनवर्ड हुआ, यस और नो। अब फर्स्ट टाइम रिवॉल्यूशन हो रहा है, अपवर्ड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जांपल लिख देता हूं। एक 100 की असेट थी, कितना हुआ रिवॉल्यूशन, 110। क्या ये अपवर्ड का एग्जांपल है, असेट की वैल्यू कितनी थी 100, जब रिवॉल्यूशन किया पता लगाया, बताओ बेटा उसकी वैल्यू कितनी हो गई 110। बताओ यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी, असेट बढ़ी या कम हुई, बड़ी 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 बड़ी, असेट बढ़ गई तो असेट को डेबिट करो, ये तो हर किसी को मालूम है ना, एसेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो, यस और नो। अभी यहाँ से व्यू क्लियर है एकदम, देखो है ना, ये नहीं तो ये आता था ना बीच में, कंप्यूटर रहता था, आज प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया। तो मैंने असेट को बढ़ा दिया, कितने से बढ़ा असेट, 10 से। टू पीएनएल लिखूंगा क्या, नो, टू लिखूंगा टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 10। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्यों क्रेडिट किया, ये तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है लेकिन ये प्रॉफिट अभी तक मैंने अर्न नहीं किया, ये प्रॉफिट है लेकिन मैंने अभी तक अर्न नहीं किया, कमाया नहीं, ये प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ, ये प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है। कैसा प्रॉफिट है, अनरियलाइज्ड। कैसा प्रॉफिट है, अनरियलाइज्ड। और ये अनरियलाइज है, इसीलिए मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं। अगर ये रियलाइज हो जाता था तो ये कहां ट्रांसफर हो जाता था, पीएनएल अकाउंट में, यस और नो, ये सिंपल है। तो इसीलिए जब तक ये रियलाइज नहीं होता तब तक कोई तो एक अकाउंट में इसको रोक के रखो, उस अकाउंट का नाम क्या है, बोलो बेटा क्या नाम है, रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे,
रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्या ये फ्री रिजर्व है क्या? नो, नॉट अ फ्री रिजर्व। सर सबसे पहले तो ये बता दो फ्री रिजर्व होता क्या है। फ्री रिजर्व यानी ऐसा रिजर्व विच इज अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ऐसा रिजर्व जिसको मैं डिविडेंड बोल के बांट सकता हूं, उस रिजर्व को मैं क्या बोलता हूं? फ्री रिजर्व। सब लोग साथ में गाइस, ऐसा रिजर्व जिसको मैं डिविडेंड बोल के बांट सकता हूं वो फ्री रिजर्व है। अगर आपको एक गावरान एग्जाम्पल देना रहा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जैसे आप लोगों के जेब में 500 रुपए पड़े हैं, 2000 रुपए, 500 की 4 नोटें। आपका उधर से एक दोस्त आ रहा है सामने से, जैसे आपने उसको देखा आपको मालूम है ये भिखारी आएगा और पार्टी डिमांड करने वाला है। आपका बर्थडे होके गया अभी अभी और आपने उसे पार्टी नहीं दी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? वो आते से ही मालूम है दो दोस्त लोग आ रहे हैं, आपका पर्स छीन लेंगे और उसमें से पार्टी कर लेंगे। तो आपने क्या किया? पर्स में से वो जो 2000 रुपए थे उसमें से 1500 रुपए अंदर के जेब में रख दिए और ऊपर की जेब में कितने? 500। दोस्त इतने भी कमीने नहीं होते कि अंदर के जेब के रखे हुए, वॉलेट के अंदर के जेब में फोल्ड करके रखे रहते हैं, वो पैसे जनरली कोई लेता नहीं, क्योंकि इंसान सोचता है कुछ ना कुछ काम के लिए होंगे। ऊपर के जेब में कितने पड़े हैं? वॉलेट के ऊपर ऊपर में 500। तो वो दोस्त ने जैसे ही आपका पर्स छीना, जैसे आपने सोचा था एज यूजुअल, ऊपर में कितने दिखे? 500। तो उसने क्या सोचा? ये 500 फ्री रिजर्व है, इसको कहीं पे भी खर्चा कर सकते हैं, इस 500 के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन या ऑब्लिगेशन नहीं है। तभी तो ऊपर की जेब में पड़े हैं। यस और नो? कुछ बात समझ में आ रही है क्या? फिर एक दोस्त ने बोला देख देख अंदर भी होंगे और पैसे दिख रहे हैं। तो उसमें से दूसरे दोस्त ने बोले नहीं नहीं कुछ काम के होंगे रे, अंदर रखे हुए रहने दे। मतलब वो अंदर जो पैसे रखे हुए वो फ्री रिजर्व नहीं है, काम के वो पैसे। यस और नो? तो फ्री रिजर्व यानी ऐसा रिजर्व जिसे कंपनी डिविडेंड बोल के बांट सकती है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उस रिजर्व को हम लोग प्यार से बोलते हैं फ्री रिजर्व। और फ्री रिजर्व ये कहां से पैदा होता है? प्रॉफिट से। प्रॉफिट में से हर साल थोड़ा 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 बचा बचा के हम लोग क्या इकट्ठा करते हैं? रिजर्व। यस और नो? तो फ्री रिजर्व इज दैट रिजर्व which is otherwise available for distribution of dividend। yes or no? ये बात समझ में आ रही सभी को? पक्की बात? बट रिवैल्यूएशन रिजर्व ये फ्री रिजर्व है क्या? नो, नॉट अ फ्री रिजर्व। क्यों? अरे बाबा, फ्री रिजर्व यानी वो जिसे हम लोग डिविडेंड बोल के बांट सकते हैं, बट रिवैल्यूएशन रिजर्व को बांट ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये अभी तक आप ही को नहीं मिला, तो आप कहां से इसको बांटोगे? जो आपके पास ही नहीं आया आप उसे बांट सकते हो क्या? रिवॉल्यूशन रिजर्व ये तो सपने में है। मेरे पास एक असेट है, इसकी वैल्यू थी 100 रुपए, मैंने रिवैल्यू किया 10,000 रुपए, 9,900 का क्या हो गया? रिवैल्यूशन रिजर्व। किधर है 9,900? है क्या? किधर है? असेट में फंसा पड़ा है अभी भी। जिस दिन मैं बेचूंगा उस दिन पैसा रियलाइज होगा, उस दिन वो रिवॉल्यूशन रिजर्व क्या बन जाएगा? फ्री रिजर्व। यस और नो? उस दिन वो रिवॉल्यूशन रिजर्व क्या बन जाएगा बेटा? फ्री रिजर्व। सब लोग साथ में है क्या? पक्की बात? यहां तक समझ में है? रिवॉल्यूशन रिजर्व क्यों फ्री रिजर्व नहीं है? रीजन बताओ एक वर्ड में। क्योंकि ये हमें ही नहीं मिला तो हम किसी और को कैसे बांटेंगे? जो आप ही को नहीं मिला आप उसे बांट सकते हो क्या? जो आपके पास है ही नहीं आप उसे किसी और को दे सकते हो क्या? यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शौर्य सही बोल रहा हूं ना मैं? पक्की बात? जो आप ही के पास नहीं है आप उसे किसी और को बांट सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो ठीक उसी प्रकार से एक वर्ड में रिवॉल्यूशन रिजर्व इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। दैट्स व्हाई वो फ्री रिजर्व नहीं है। ये डिप्रिसिएशन टॉपिक का पार्ट नहीं था, बट आपको बस थोड़ी सी इच्छा हो गई थी तो बता दिया। यहाँ पे बस आपने इतना ध्यान रखना है, हम लोग ये अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। लेकिन डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन अगर हुआ, अरे रे 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 रे, अरे सॉरी लैपटॉप, जैसे मैंने अरे रे रे बोल दिया चला गया हूँ। एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइम हो रहा है, डाउनवर्ड है, 100 से कितना हो गया? 95। सही है क्या? अब बताओ बेटा एंट्री क्या रहेगी? असेट बढ़ी या कम हुई? असेट का डेबिट बैलेंस कम होती है तो असेट को क्रेडिट करो। और डेबिट किसको करूं? नो, गलत जवाब। अब पीएनएल को डेबिट करूंगा। सर ये तो चीटिंग है। पहले आपने बोला था कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में बढ़ा तो, और कम हुआ तो पीएनएल।
क्या वजह इसके पीछे की? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, लॉजिक, असली लॉजिक इसके पीछे का। कंजर्वेटिज्म में हमने क्या देखा था? फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज ही रिकॉग्नाइज करो, एंटिसिपेट फ्यूचर एक्सपेंस एंड लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इनकम और गेन। जब आपको आज ही पता है कि आपकी ये 100 रुपए की एसेट अगर बेचने जाओ तो कितने में जाएगी? 95 में। आपको आज ही पता है कि फ्यूचर में लॉस कितने का होगा? 5 का। तो क्यों वेट कर रहे हो? आज ही उस लॉस को रिकॉग्नाइज करो। किसमें? पीएनएल में। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। आप आपकी एसेट को बड़ा चढ़ा के नहीं दिख सकते हो। अगर लग रहा है कि आपकी एसेट फ्यूचर में बेचोगे लॉस होगा, एक काम करो, उस लॉस को आज ही पीएनएल में डेबिट कर दो। यस और नो? सो अगर आप फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कर रहे हो, असेट का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो नीचे गया तो पीएनएल में डेबिट करेंगे, ऊपर गया तो फायदा नहीं दिखाना। फ्यूचर में होने वाले इनकम को लेके आज ये, इसीलिए हम लोग फायदा हुआ तो पीएनएल में क्रेडिट नहीं करेंगे, लेकिन नुकसान हुआ तो पीएनएल में जरूर डेबिट करेंगे। आप सभी को मालूम है आप सब लोग फ्यूचर में पास होने वाले हो। आज पार्टी दो क्या? नो। लेकिन आप सभी को मालूम है फ्यूचर में आपकी एग्जाम है, तो आज पढ़ाई करोगे क्या? हाँ, सिंपल लॉजिक। समझ में आई सभी को एंट्री? अब ध्यान से सुनना। सब्सिक्वेंट टाइम रिवैल्यूएशन हो रहा है, मतलब लास्ट टाइम कुछ तो हुआ था, लास्ट टाइम अपवर्ड हुआ, दिस टाइम डाउनवर्ड, दिस टाइम डाउनवर्ड। लास्ट टाइम कितना हुआ था? 100 से 110। इस बार कितना हुआ? 110 से 102। तो ये एग्जाम्पल, लास्ट टाइम अपवर्ड हुआ था, इस बार डाउनवर्ड हुआ। बच्चों प्लीज ध्यान देना बेटा, काम का कॉन्सेप्ट है। चलो आगे। अभी देखो, बोलो एंट्री क्या रहेगी? अच्छा, 100 से 110 हुआ, इसकी एंट्री वापस करोगे या लास्ट टाइम हुआ था तो हो गई होगी? हो गई होगी ना? लास्ट टाइम एंट्री हो गई रहेगी, वापस करने की जरूरत है? इस बार हमें कौन सी एंट्री कर रही है? इस बार कौन सी एंट्री करनी है? दिस टाइम वाली। दिस टाइम क्या हुआ? 110 से 102। बोलो बेटा, असेट बढ़ा या कम हुआ? कम। दूध पीता बच्चा भी बोलेगा असेट अकाउंट क्रेडिट कितने से कम हुआ? 8 से। और अब यहां पे डेबिट किसको करो? गलत जवाब, पीएनएल नहीं। लास्ट टाइम जब अपवर्ड हुआ तो ऑलरेडी आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का पड़ा है? 10 का। तो इस बार कम हुआ तो पहले उस बड़े हुए रिवैल्यूएशन रिजर्व को कम करो। तो इस बार हम लोग किसको डेबिट करेंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना? 8। एक और एग्जांपल लेता हूं, रुको, आपको ये पहला वाला एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। इस बार हुआ आपको समझाने के लिए 110 से 98। असेट की वैल्यू कितनी थी बुक में? 100। 110 से 98 हो गया। बोलो अब क्या करना है? बोलो असेट कितने से कम हुई? बोर्ड पे ध्यान दे, लिखने की घाई मत कर। 12 से। पुराना वाला रिवॉल्यूशन रिजर्व पहले खत्म करो। कितना था पुराना वाला? 10। अब बोलो नुकसान हो गया, पीएनएल अकाउंट डेबिट 2। समझ में आया कि दोनों एग्जांपल से? लिखो, फटाफट से लिखो। लास्ट टाइम अपवर्ड, दिस टाइम डाउनवर्ड। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछो। एग्जाम में इसके ऊपर 3 से 4 नंबर का छोटू सा क्वेश्चन सेट हो सकता है ना? बड़े क्वेश्चन में एक आध जर्नल एंट्री इसके ऊपर आ सकती है, सेपरेट इसके ऊपर ऐसा एंट्री का क्वेश्चन नहीं आता है। किसी बड़े क्वेश्चन में इसका एक ट्रांजेक्शन डाल देते हैं तो आपको एंट्री पास करते आनी चाहिए। Done? लिखा सभी ने? पक्का? आप सभी की नोट्स बन रही है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। अच्छे से बना रहे हो सब लोग? नोट्स बन रहे? Done? चलो, उसके बाद लास्ट टाइम अपवर्ड हुआ था, दिस टाइम, ध्यान देना, डाउनवर्ड। बोलो बेटा कितना हुआ इस बार?
दिस टाइम also upward। लास्ट टाइम कितना हुआ था? 100 से 110। लास्ट टाइम 100 से 110 हुआ, इस बार 110 से 117। ठीक है, चलेगा? बोलो असेट बढ़ी क्या? असेट बढ़ गई तो डेबिट करो टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। सिंपल। एक और एग्जांपल लूं क्या? लास्ट टाइम अपवर्ड हुआ था 100 से 110। ये तो रहने दो, इसमें एक ही एग्जांपल। अब ऊपर कुछ भी रहा कॉस्ट बुक वैल्यू के तो सब रिवैल्यूएशन रिजर्व में ही जाने वाला है। उसके बाद लास्ट टाइम डाउनवर्ड, दिस टाइम अपवर्ड। लास्ट टाइम कितना हुआ था? 100 से 95। इस बार कितना हुआ? 95 से 99। बोलो असेट बढ़ी क्या? अरे बोलो ना। टू पी एंड एल। अरे बाबा असेट की बुक वैल्यू 100 थी, लास्ट टाइम आपने लॉस डेबिट कर दिया था, अब इस बार वैल्यू बढ़ गई तो उस लॉस को और लॉस के बाद फिर रिवैल्यूएशन में रिजर्व में डालो। हेलो हेलो, कुछ बात समझ में आई क्या रे? क्लियर है? लास्ट टाइम डाउनवर्ड हुआ था तो लास्ट टाइम आपने पीएनएल को डेबिट किया था, यस और नो? तो इस बार अगर वैल्यू बढ़ गई है तो पहले पिछले बारी का जो लॉस है उस लॉस को रिकवर करो, बरोबर है? और उसके बाद बुक वैल्यू के भी ऊपर जाता है तो फिर कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। एक और एग्जांपल देखो। लास्ट टाइम 100 से 95 हुआ था, लास्ट टाइम डाउनवर्ड हुआ था, इस बार 95 से 102 हुआ। बताओ एंट्री कौन बच्चा ट्राई करेगा? बोलो बेटा। असेट कितने से बड़ी पहले तो ये बता दो। 7 से। पुराना वाला लॉस कितना था? पुराना वाला लॉस था 5 का। 2 पी एंड एल 5, और ऊपर बुक वैल्यू के ऊपर रिवैल्यूएशन रिजर्व 2। क्लियर? दिस टाइम also डाउनवर्ड, 95 से 91 हो गया, असेट कम हो गई, पीएनएल अकाउंट विल बी डेबिटेड। पूरा का पूरा चार्ट आप लोगों को बच्चों में कैसे बताने जा रहा हूं मालूम है क्या? 5 सेकंड के एक सेंटेंस में पूरा चार्ट, 5 सेकंड में बस एक ही सेंटेंस बताऊंगा और पूरा चार्ट समझ में आ जाएगा। पहले एक काम करो, लिख लो। तो डायरेक्ट फिर वो पहले ही सेंटेंस बता देते थे, वो सेंटेंस उसी को समझ में आएगा जिसको ये चार्ट एटलीस्ट 5-10% समझा। ठीक है? एटलीस्ट ये चार्ट अगर 5-10% समझाऊंगा, 2 ट्रांजेक्शन भी इसके समझ में आए होंगे तो भी वो सेंटेंस समझ में आ जाएगा। और सेंटेंस अगर समझ में आ गया तो फिर आपको जीवन में कभी इस चार्ट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आ जाओ, अभी ध्यान दे बेटे, सबने स्टॉप राइटिंग, प्लीज ध्यान दो, पहले एक बार सुन लो और उसके बाद लिखना। फिर मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो। आ जाओ। ये असेट का बुक वैल्यू कितना था? 100। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, असेट का बुक वैल्यू कितना था? 100। ये असेट 100 से 105 हो गई। बोलो एंट्री क्या रहेगी? असेट बढ़ी क्या? असेट बढ़ी तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट, ये तो मालूम है ना सभी को रिवैल्यूएशन में। असेट 100 से 105 हो गया, असेट अकाउंट डेबिट 5, 2 रिवैल्यूएशन रिजर्व 5। 105 से 107 हो गया, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 2 2। 107 से 107 से 110 हो गया, असेट अकाउंट डेबिट 3 टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 3। असेट 110 से 101 हो गया, टू असेट 9, असेट क्रेडिट करना है 9 से, और ये पुराना वाला रिवैल्यूएशन रिजर्व 10 का खड़ा किया था उसको 9 से कम कर दो, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू असेट 9।
तो 1 से 100 हो गया, रिवॉल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू असेट 1 1। 100 से 95 हो गया, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू असेट 5 5। 95 से 94 हो गया, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू असेट 1 1। असेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, असेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, असेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, असेट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व, असेट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व, रिवॉल्यूशन रिजर्व डेबिट टू असेट, रिवॉल्यूशन रिजर्व डेबिट टू असेट, रिवॉल्यूशन रिजर्व डेबिट टू असेट, पीएनएल टू असेट, पीएनएल टू असेट, पीएनएल टू असेट, पीएनएल टू असेट, असेट टू पीएनएल, असेट टू पीएनएल, असेट टू पीएनएल, असेट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व, असेट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व, असेट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व, रिवॉल्यूशन रिजर्व डेबिट टू एसेट, पीएनएल टू असेट, पीएनएल टू असेट, असेट टू पीएनएल, असेट टू पीएनएल, असेट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व, असेट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व, रिवॉल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू असेट। कुछ बात समझ में आई क्या? यही है वो पूरा चार्ट, बुक वैल्यू पुरानी वाली। यस सर, कुछ था इसमें, सिंपल था की बात। और इसमें चार्ट दिया हुआ है तो हमने चार्ट भी देख लिया, और जो सेंटेंस मैंने आपको बताया वो अपना इजाद किया हुआ है। समझ में आया सभी को? इजी एंड पीजी। चलो आगे, ये लिख लिया गया? लिखो फटाफट से लिखो, जो बच्चे का बाकी है जल्दी जल्दी लिखना है बेटा। सब लोग साथ में। शौर्या क्या कर रहे हैं? मुन्ना तू इधर आ, यहाँ बैठ, रोज इधर ही बैठने का, अभी मेरे सामने, तेरे से प्यार है भाई मेरे को, तू इधर बैठा कर। बुक है ना तेरे पास? पुराना सारा सब कुछ लिखा हुआ है क्या? ये रफ है, और फेयर किधर है? कल लेके आ, अपसेंट मत रहना। और सच बोल दे, अगर फेयर नहीं होगी, सर आज तक मैंने आपको झूठ बोला, घर वालों को झूठ बोला, मेरी जीरो पड़ी है, तो भी आज मैं तुझे यहाँ से उठा सकता हूँ, जीरो से भी, मतलब उठा सकता हूँ, मतलब अच्छे सेंस में, मतलब तेरी पढ़ाई में करवा के ले सकता हूँ। ऐसा समझ तूने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आज तक जो पढ़ा है वो क्या है? बोनस। आज से जीरो से चालू कर, ठीक है? कहाँ से? जीरो से। और रोज इधर ही बैठने का। पुराना तेरे कर्म कांड में कुछ भी नहीं पूछूंगा, पुरानी सारी गलतियां माफ, आज से जीरो से। आज तक तू सारे लेक्चर अपसेंट था ऐसा मैं सोच रहा हूँ, जीरो से आज से रोज बैठ, सामने बैठने का, पहले बेंच पे। आज लिखा सभी ने? डन। नए पेज पे लिखा, कल से नई बुक लेके आना। नई बुक दूं मैं तेरे को एक? ये है तेरे पास? है पक्का? एक नया वाला रजिस्टर 400 पेज का, आज तक जो हुआ वो सब क्या है? बोनस। ठीक है? समझा नहीं समझा सब चूल्हे में जान दे, कल से जीरो से। बरोबर है? फेयर बुक नहीं है ना कोई घर पे? और बस उतना ही लिखा हुआ है ना, 2 4 पन्ने लिखे हुए उसमें। अब सब कुछ जो 400 पेज की बुक मैंने बोली, बुक लेके आना कल से। एक कैलकुलेटर, नया पेन, नया कैलसी, पुराना कुछ भी मत रखना, पुराना शौर्य भी नहीं चाहिए, एकदम नए तरीके से, नए सिले से। ठीक है? चलो आ जाओ, मुन्ना ध्यान देना आप सब लोग। अब मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ लैपटॉप के अंदर। ठीक है? ये आपका डिप्रिसिएशन टॉपिक है, राइट? मॉड्यूल का है ना? ये हमने देख लिया, जो जो चीजें हमने देख ली है वो फिर से देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ये हमने देख लिया है, और ये आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। ठीक है? और नोट्स में ऐसे गंदे तरीके से नहीं लिखा हुआ है, प्रॉपरली चार्ट बना करके, आसान भाषा में आपके नोट्स में चार्ट बना करके दिए है मैंने, तो यहां से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। ये भी हमने देख लिया है, ये भी मैंने बता दिया है। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हमने देखे। डेप्रिसिएशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन असेट, ये भी हमने देखा है। एरोप्लेन का एग्जांपल दिया था क्या? उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी मैंने लिखवा के दिए, 4 से 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर में। मैंने 5 पॉइंट लिखवा के दिए, इसमें कितने हैं? 4। 5 पॉइंट हमने बोले थे, 4 ही लिखे थे, 4 ही लिखे। 5वां एक और पॉइंट बता दूंगा बाद में आपको।
फैक्टर्स इन द मेजरमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन, कॉस्ट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया है, यूजफुल लाइफ क्या होता है वो बताया है, उसके बाद स्क्रैप वैल्यू क्या होता है ये हमने देख लिया है। कॉस्ट मतलब क्या, हिस्टोरिक कॉस्ट, और यूजफुल लाइफ कैसी होती है, एस्टिमेटेड। स्क्रैप वैल्यू भी कैसी होती है, एस्टिमेटेड। मैंने आपको बताया था एक्चुअल लेना, एक्चुअल नहीं लेना है, क्या लेना है, एस्टिमेटेड। और डिप्रिसिएबल अमाउंट भी मैंने आपको बताया है, और इसका फॉर्मूला लिख करके दिया था, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। देन कॉस्ट में क्या आता है क्या नहीं आता है दिखा था क्या हमने, ऐसी एक लिस्ट बनाई थी प्लस माइनस करके, है ना। देन मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन देखा है क्या हमने। डिमिनिशिंग बैलेंस मतलब ही क्या है, WDV। और यूनिट्स प्रोडक्शन, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का जो मैंने फॉर्मूला लिखवा के दिया है बस वही फॉर्मूला के हिसाब से अपने करना है, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस भी देखा है, ये एक चीज नहीं देखी है, 1 माइनस nth रूट ऑफ RV अपॉन C। जैसे हमने ये बताया था कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकलता है, डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100, ये कौन सा इसमें था, SLM। तो ठीक उसी प्रकार से रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मेथड अगर WDV है तो कैसे निकलेगा, 1 माइनस nth रूट ऑफ RV अपॉन C। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेना बाकी है, कल मुझे याद दिला देना याद से, ठीक है। ये हमारा पेंडिंग है। उसके बाद ये हमने दो अकाउंटिंग एंट्री के अल्टरनेटिव देखे, फर्स्ट प्रोविजन वाला और दूसरा असेट को चार्ज करने वाला। देखा था हमने चार्ट बना के प्रॉपरली, चार्ज टू असेट एंड मेक अ प्रोविजन, यस और नो। और लास्ट में डिप्रिसिएशन कहां मरेगा जाके, P&L में। देखा था क्या, लास्ट में कहां मरेगा डिप्रिसिएशन, P&L। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया, चेक करो तो इसी टाइप का था क्या वो, अमाउंट भी सेम थी क्या। पहला वाला क्वेश्चन हो गया आपके बुक में तैयार है पूरा है, अमाउंट भी सेम है, ठीक है, सभी की बुक में लिखा है ना। दूसरा क्वेश्चन भी सभी की बुक में है। ये कौन सी मेथड है, WDV। ऊपर कौन सा मेथड देखा था, SLM। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कौन सा, किया है क्या आपने, आता है ना आपको, ये भी देखा है क्या हमने। इनके फॉर्मूला के चक्कर में मत पड़ना है, चक्कर आ जाएंगे। मैंने एक आसान फॉर्मूला लिख के दिया बेटा आपको SYD का, यूजफुल। क्या फॉर्मूला है, कौन बच्चा ट्राई करेगा, सिर्फ हाथ खड़े करो, हाँ हाँ बस हाथ खड़े करो, कौन बच्चे को फॉर्मूला याद है, अरे हाथ ठीक से ऊपर करो ना। अरे बच्चों सही फॉर्मूला याद नहीं आपको, एक दो, बोलो बेटा। वेरी गुड, अति सुंदर, क्या नाम है मुन्ना आपका, बहुत बढ़िया, अच्छा बताया बेटा फॉर्मूला। क्लास में बाकी बच्चे, ओमकार तू बोल बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं समझता था कि वो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है और क्लास में 3-4 बच्चों के हाथ खड़े हैं, उसमें से उसका एक हाथ खड़ा है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला क्यों नहीं याद है, और हाथ क्यों नहीं खड़ा किया। सर ऐसी इतना सिंपल फॉर्मूला है कहाँ, दो बोलना नहीं था, मैंने क्या बोला था, जस्ट रेज योर हैंड्स, आवाज नहीं, हाथ खड़े करने थे। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। और SYD का फॉर्मूला है, सब लोग एक आवाज में, n इन ब्रैकेट n+1/2। SYD हमने देख लिया, क्वेश्चन भी सॉल्व किया क्या, सेम क्वेश्चन था इसी टाइप का। मशीन आवर मेथड देखा, सेम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया, बट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें नहीं नहीं अमाउंट अलग है और एक चीज अलग है। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके बताओ, ऐसा लिखो, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा लिखो अब आपकी नोट्स में, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 4, मशीन आवर मेथड, ऐसा हेडिंग दो। और ये रहा क्वेश्चन आपकी अखियों के सामने,
और आंसर निकाल के बताओ सब लोग, जल्दी जल्दी से। देखते हैं कौन बच्चा कॉमन सेंस अप्लाई कर सकता है। ट्राई करो। फर्स्ट डे आज क्लास में, आज फर्स्ट डे। ओके। और कोई ऐसा बच्चा जिसका आज क्लास में फर्स्ट डे? आपका फर्स्ट डे आज क्लास में? हाँ, क्या नाम है बेटा? ट्राई करो। और कोई भी चीज़ नहीं आई घबरा मत, ठीक है? मैं वापस बताऊंगा टीचर को। बस तू तेरी तरफ से मेहनत करने की तैयारी रख। तेरे पापा से बात हुई थी मेरी, वो बोले बच्चा बहुत होशियार है, बस उसको थोड़ा सा प्यार से समझाना पड़ता है। बोले सर। मैंने बोला मैं समझाऊंगा, हम तो यहाँ है ही प्यार करने के लिए। है कि नहीं भाई? करो सॉल्व। एक से 3 साल में 9,000 घंटे हो गए। अरे 1 2 3 ईयर। पहले साल में 3,000, दूसरे में 3, तीसरे में 3, टोटल कितने हो गए? 9,000। फिर उसके बाद अगला स्लैब कितने साल का है? 4 5 6। उसके अगला स्लैब कितने साल का है? 4 साल का। 7 8 9 10। टोटल अवर्स कितने फिर यहाँ पे? 24,000 ही आने चाहिए। हाँ, बोल। आएगी। क्या है लिखा तूने? कॉस्ट कितना है यहाँ पे? 30 लाख माइनस 2 लाख क्या है बेटा? बिल्कुल सही जवाब। तो ये तेरा डिप्रिसिएशन आया 1 2 3 ईयर, हर साल इतना रहेगा। निकालना। ये डिप्रिसिएशन राइट, बिल्कुल सही है। हाँ ले, बैग लेके जा पूरा। 15 दिन बाद मेरा चैलेंज है तुम सबसे, शौर्य से आगे जाके दिखाना मेरे को बस। 15 दिन दे दो शौर्य, 15 दिन मेहनत करना है बॉस। हाँ। क्या हंस क्या रहे हो? देख शौर्य, तेरे दोस्त लोग अपन बता देंगे ना इनको सबको। 9,000 लिया तो 3 साल का आएगा ना, तुझे तो 1 साल का चाहिए तो 3,000 ही लेना। 1 2 3 ईयर में, 3 साल में क्या डिप्रिसिएशन रहेगा पर एनम? 4 to 6 में पर एनम क्या रहेगा? 7 to 10 में पर एनम क्या रहेगा? 1 2 3 का लेना। हाँ डायरेक्ट ले, 3,000 ही लिखना डायरेक्ट। 1 2 3 हर साल कितने आवर्स काम हो रहे हैं? 3 3 हज़ार, बरोबर है। तो 3,000 लिख इंटू 3,000, तो 1 2 3 हर साल सेम ही रहेगा ना, क्योंकि तीनों साल अमाउंट मशीन आवर्स सेम है। कैसे निकाला मुन्ना? ओके। ये डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का नहीं निकाला तूने, ये डिप्रिसिएशन तीनों साल की टोटल है। पहले तीनों साल में टोटल कितने आवर्स काम किए? 9,000। तो ये पूरे 9,000 घंटों का डिप्रिसिएशन है। तुझे कितने घंटे का चाहिए? सिर्फ 3,000 घंटे का। तो इंटू 3,000 कर यहाँ पे, बताता हूँ। नीचे कहाँ से? नीचे 24,000 आएगी ना। बरोबर, 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 बरोबर। हाँ बरोबर। कुछ भी क्या? कौन सी दुनिया में है तू? तेरे चौथी कक्षा के टीचर से वापस मिलवा उसको। हाँ बोल बेटा। अच्छा, चलो ठीक है, मैं बता दो, 2 सेकंड रुक, श्री चेक कर रहा हूँ आए कि नहीं।
बच्चों सभी ने ट्राई किया है, उन्हें ध्यान देना। मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए बच्चों, उन्हें प्लीज ध्यान देना। एक मशीन खरीदा था, ए बेटा बस 2 मिनट के लिए ध्यान दो, सिर्फ स्क्रीन पे स्टॉप राइटिंग। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 4, मैंने एक मशीन खरीदा था 30 लाख रुपए का। बोलो बेटा मशीन की कॉस्ट कितनी है? 30 लाख रुपए, ये है कॉस्ट। उसके टोटल वर्किंग आवर्स कितने हैं? 24,000। ये टोटल यूजफुल लाइफ इन आवर्स। स्क्रैप वैल्यू कितना है? और एंटिसिपेटेड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स, यानी पहले 3 साल में हर साल 3-3 हजार घंटे, हर साल 3-3 हजार। फिर अगले 3 साल हर साल 2600 आवर्स। और उसके बाद 7 to 10, 7, 8, 9, 10 अगले 4 साल में हर साल 1800 आवर्स। मुझे पूछा गया है एनुअल डिप्रिसिएशन, तो पहले 3 साल का डिप्रिसिएशन का अमाउंट बिल्कुल सेम रहेगा। सर क्यों? क्योंकि पहले 3 साल असेट हर साल सेम घिस रही है, हर साल असेट की घिसाई सेम हो रही है। सर सेम मतलब पहले 3 साल तक हर साल 3,000 घंटे, यानी हर साल का डिप्रिसिएशन सेम आएगा। बरोबर है कि नहीं? चलो बोलो बेटा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल आवर्स इनटू आवर्स ड्यूरिंग द रेट। चलो बोलो बेटा कॉस्ट कितना है यहां पे? डेप्रिसिएशन बोलो बेटा 30 लाख माइनस 2 लाख, टोटल आवर्स कितने हैं? 24,000 आवर्स इनटू, पहले 3 साल तो सेम ही रहेगा ना, 3-3 हजार घंटे है ना हर साल, इनटू 3,000 आवर्स। बोलो बेटा कितना आया? 3,49,999.9999 आ रहा होगा ना, मतलब 3 लाख एग्जैक्ट आ रहा है। तो ये क्या है? पर एनम। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट ईयर का कितना है, बोलना 3.5 लाख। पूछेगा सेकंड ईयर का कितना है, फिर से बोलना 3.5 लाख। कोई बोलेगा थर्ड ईयर का कितना है, बोलना 3.5 लाख। क्योंकि पहले 3 साल में हर साल असेट की घिसाई कितनी हो रही है? सेम, 3,000 अर्स, 3,000 अर्स, 3,000 अर्स। सिंपल था क्या? नहीं ना, 9,000 कर लिया। अगर किसी ने 9,000 से मल्टीप्लाई किया, मुन्ना प्लीज ध्यान देना सब लोग गाइस, कोई अगर 9,000 से मल्टीप्लाई करता है, इसका मतलब क्या होगा मालूम है क्या? उसने 3 साल का मिक्स डिप्रिसिएशन उसका आया होगा 10,50,000। तो वो 10,50,000 3 साल का मिला के डिप्रिसिएशन है। तुझे 3 साल का मिला के पूछा है कि एनुअल पूछा है? एनुअल, तो एनुअल निकालना भाई। बरोबर, 3 साल के घंटों को मैच नहीं, ये नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, बस 1 साल के ही आवर्स लेना है। बरोबर, फिर 4 to 6 ये 3 साल, D4, D5, D6, फिर से 30 लाख माइनस 2 लाख अपॉन 24,000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 4 to 6 हर साल कितने हैं? वेरी गुड, बोलो बेटा कितना आया? 30, ठीक है, पर एनम। बता बेटा 5th ईयर का डिप्रिसिएशन कितना है? 3,03,333। बोल 6th ईयर का कितना है? 3,03,333। बोल 4th ईयर का कितना है? 3,03,333। अरे यस और नो? उसके बाद D7, D8, D9 and D10 again same, 30 lakh minus 2 lakh upon 24,000 multiplied by कितना है बेटा? 1,800 hours। बोलो 2,10,000 कितना है? बोलो ना, पर एनम। बोलो 9th ईयर में कितना है? 2,10,000। बोलो 4th ईयर में कितना है? 3,03,330। बोलो सेकंड ईयर में कितना है? 3,50,000। सब लोग साथ में है क्या? आप बताओ बेटा, बोल फर्स्ट ईयर में कितना डिप्रिसिएशन था? दीक्षा के बाजू में जो बच्चे बैठे हैं, हाँ दीक्षा आप बताओ फर्स्ट ईयर में कितना था? हाँ बोल फर्स्ट ईयर में कितना था?
वेरी गुड, बंदूक की गोली जवाब आना चाहिए। आप क्या कर रहे हो? सब कुछ स्क्रीन पे लिखा, मैं वही पूछ रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ, उठो वहां से, जगह चेंज करो। मैं आज के बाद है ना सबकी जगह सेट करके दे रहा हूँ। ग्रुप में कोई बैठेगा नहीं, ठीक है? आप जगह चेंज करो, आप इधर आओ, यहाँ पे आओ। आप भी जगह चेंज करो, आप इधर आके बैठो। चलो जगह चेंज करो। तब ग्रुप में बैठ करके ना वहां पे डब्बा पार्टी के हिसाब से आते हैं बच्चे क्लास के अंदर में। स्क्रीन पे लिखा हुआ रहने के बाद में भी अगर अपने को समझ नहीं आ रहा है तो यार अपने लिए शर्म की बात है यार। थोड़ा सा आपको सीरियसनेस नहीं आती कि अंदर से ऐसा? रोज मम्मी पापा की तस्वीर जेब में लेके घुमा करो, मतलब जब कभी भी आपको ऐसा दिखे ना। मस्त जगह चेंज किया, आप इधर आओ, यहाँ पे बैठो। ये पनिशमेंट नहीं मिल रही इन लोगों को, इनके भले के लिए कर रहा हूं मैं। नहीं तो और कोई चिढ़ाएगा बाद में ब्रेक में, सर ने तेरे को पनिशमेंट दिया। ये पनिशमेंट नहीं है, कोई चिढ़ाए तो मेरा नाम बोलना, ठीक है? और आपके आसपास अगर कोई बात करता है तो आपका खून नहीं खौलता है क्या? आप उसको बोलो ना, मेरे माँ बाप की मेहनत की कमाई है। क्या तेरे माँ बाप की मेहनत की कमाई है? तो बात मत कर। आप लोगों को भी समझाना पड़ता है, मतलब आप आपका खुद की टाइटैनिक डुबाने के पीछे तुले हुए हो। आप क्या कर रहे हो मालूम है? कि आपके आसपास कोई बात कर रहा है तो आप सह रहे हो। सहना भी उतना ही गुना है, मालूम है ना? तो आपको बोलते नहीं आता क्या, ए बेटा मैं गुप्ता मेहता 2 मिनट रुक जा। आपके आसपास अगर कोई बात करता है तो आप उसको बोलो कि बोलो भाई तेरे को एक बार बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, तीसरी बार मैं सर को बोलूंगा। आपके आसपास कोई बात करता है तो आपका अधिकार है उसको चुप कराने का। आप ऐसे भीगी बिल्ली बन के सहो मत। थोड़ा सा देखो ना यार, मतलब ये चीज समझानी पड़ रही है, मतलब बहुत बड़ी बात है। क्या दम नहीं है क्या अंदर में उसको बोलने का? फट्टी है आसपास में जो बैठा है उससे। कोई अगर लड़का बात करता है ना तो जो बात कर रहा है मैं उसको नहीं डांटूंगा, उसके आसपास वालों का नाम रखेंगे हम लोग फट्टू। फट्टू 1, फट्टू 2, और लिटरली वो ही बोलने वालों पूरी बैच में। अब जो बच्चा बात करेगा हम लोग उसको नहीं डांटने वाले हैं, हम तो बोलेंगे भाई तू कर, तू सब ये फट्टुओं के बीच में बैठा है और तू डिजर्व करता है, तू राजा है बॉस। ये बाकी सब फट्टू लोग हैं, इनके माँ बाप के पैसे मेहनत के होने के बावजूद भी ये तेरा अत्याचार, अत्या 5, अत्या 6 सह रहे हैं, है ना? तो हम लोग किसको डांटेंगे अब? जो आसपास वाला है, ठीक है? और पूरी बैच में अगर उसका जीना हराम नहीं कर दिया तो मेरा नाम हरीश नहीं। आपके आसपास कोई बात कर रहा था, आप उसको बोलो प्यार से, बोलो भाई मत बात कर, ऐसा बोलो उसको। और मैं कर सकता हूँ ऐसे, प्लीज ध्यान देना, प्लीज बातें मत करो। ये आगे के सभी का आंसर देखो, चेक करो। आपने ही निकाला, बिल्कुल सही जवाब है सभी का। समझ में आया सभी को? किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? डाउट, समस्या, आपत्ति? डन, चले आगे। कौन है यार सहते रहते हैं? मैं जब फाइल में था मेरे दोस्त लोग मेरे से बात नहीं करते थे, मजाल नहीं थी किसी की चलते लेक्चर में कोई मेरे से बात कर ले। मैंने तुमको बताया था मैं पढ़ाई के मामले में बड़ा सेल्फिश था। पढ़ाई के मामले में किसी के बाप का सगा नहीं था, मेरे भी। उनको बोल के रखता था, मतलब नहीं 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 मैं नहीं आ रहा। वो मेरे को कभी भी छुट्टी में बुलवा लेते थे यार घर वाले, बोले अभी घर पे तेरी बुआ आई हुई है, मामा आए हुए, तू भी आ जा। मैंने बोला क्यों, आप आपकी दुकानदारी छोड़ के आओगे क्या इधर? मेरे भी इधर दोस्त लोग हैं, हम पार्टी करने जा रहे हैं, आ जाओ पुणे। बोले मैं दुकानदारी छोड़ के कैसे आऊँ? तो मतलब बस वो आपकी दुकानदारी है और ये मेरी दुकानदारी है। जब आप आपकी दुकानदारी छोड़ के मेरे पास नहीं आ सकते तो मुझे भी मेरी दुकानदारी छोड़ के आपके पास मत बुलाओ। मैं पढ़ाई के मामले में किसी का सगा नहीं था बॉस। तब कहाँ जाके एट ए टाइम दोनों कोर्सेज में मैनेज कर पाया, वरना कोई सड़ी हुई गली में पढ़ा रहता था 11वीं 12वीं की क्लासेस पढ़ाते हुए, सीएस बनता ही नहीं। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ ना यार, खुद का सही गलत समझता नहीं आपको? आपके आसपास कोई बात कर रहा है, आप उसको बात करने दे रहे हो। वैसे बड़े हीरो बने फिरते रहते हैं सब लोग। इलिस्ट्रेशन नंबर 5, क्या ये मेथड देखी थी हमने, प्रोडक्शन यूनिट मेथड? क्या मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बता पाओगे क्या? 4 की तरह ही है। चलो फटाफट से 3 मिनट में। 4 के अंदर में अर्थ था, यहां पे क्या है मुन्ना? यूनिट। खत्म। चलो फटाफट से सॉल्व करो, करो तो। इलिस्ट्रेशन नंबर 5, किसी को पिछले क्वेश्चन का रेफरेंस लेना है? लो,
नहीं समझ में आ रहा है, चिंता मत करो, घबराओ मत, अपने आप को पैनिक मत करो, ठीक है, रिलैक्स, शांति में। हर कोई अपने अपने टाइम जोन में चल रहा है। किसी का अगर पहले हो जाता है उसको बोलेगा भाई तू पुढे जा, तुला घाई आहे, माझ्या घरी माझी आई आहे। आराम से करो, सब पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से, बस पेशेंस रखो, बातें मत करो प्लीज। हाँ बोल बेटा, क्या बोले बेटा? कौन सा कौन सा, कहाँ पे लिखा है? मेरे को समझा नहीं तू वो। अच्छा अच्छा, वो रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। रेसिडुअल यानी असेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद कितना बचेगा, रेसिडुअल। गुड वैल्यू गेट द आंसर है, फटाफट से ट्राई करो प्लीज, बातें मत करो और ना ही करने दो यार। आप सब लोग क्लास के कैप्टन रहने चाहिए, मालूम है क्या, किसी की मजाल नहीं होनी चाहिए अपनी क्लास की यूनिटी को ब्रेक करने की। और शुरुआत आपको आपके डेस्क से करनी होगी, और ब्रेक में करो ना। हाँ, जब मैं मस्ती कर रहा हूं तब आप मेरे मजे लो, मैं आपके मजे लेता हूँ, कभी आप लो कभी मैं लेता हूँ, मजे करेंगे। और जब पढ़ रहे उस समय यार बातें करते आप लोग। हो गया बेटा? हाँ बोल बेटा, पहले 3 साल का, वेरी गुड। अगले 3 साल का, अगले 4 साल है, 4, 5, 6, 7, 1, 80, वेरी गुड। अगले 8 से 10 में, वेरी गुड। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पुनः ध्यान देना। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड। बोलो बेटा, D1, D2, D3 कितना रहेगा? कॉस्ट कितनी बेटा? 20 लाख। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 2 लाख, यानी 20 लाख माइनस 2 लाख, टोटल यूनिट कितने हैं? 1.5 लाख। और पहले 3 साल में हर साल 20,000 यूनिट बनाते थे। तो ये आ गया पहले 3 साल तक का डिप्रिसिएशन। उसके बाद D4, D5, D6 और D7, फिर से 20 लाख माइनस 2 लाख ऑन 1.5 लाख इंटू, ये आ गया 4, 5, 6, 7 हर साल का डिप्रिसिएशन। और उसके बाद D8, D9, D10, फिर से 20 लाख ऑन 2, 1.5 लाख इंटू, बाकी लास्ट ईयर में हर साल 10,000, 10K मीन्स 10,000। हाँ, एग्जाम में ऐसे मत करना, एग्जाम में पूरी फिगर लिखना, यहाँ मेरे पास जगह कम है इसके लिए मैं 10K लिख रहा हूँ, एग्जाम में नॉट अलाउड, 10L नॉट अलाउड, पूरी फिगर लिखनी है। डन? आया सभी का? बोलो बेटा, पहले 3 साल में हर साल, सेंटेंस में कह रही थी सुनना जरा, पहले 3 साल में हर साल कितना डिप्रिसिएशन है? 2,40,000। उसके बाद, उसके बाद 1,20,000। थैंक यू सो मच। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 6, ये थी कौन सी? प्रोडक्शन यूनिट मेथड। ये लिखा सभी ने? लिखा बेटा? उसके बाद चेक करो तो सही है क्या? वेरी गुड। देन डिप्लेशन मेथड देखा है क्या हमने? चलो मुझे इसका आंसर निकाल के बताओ जल्दी जल्दी से, 1 मिनट का समय है आपके पास। मिसेस सूर्या took a lease of क्वेरी, क्वेरी ये खदान टाइप ही कोई चीज रहती है ना, माइंस और खदान उसी का एक टाइप है, क्वेरी। ऑन 1/1/2017 फॉर ₹1 crore, एज पर टेक्निकल estimates the total quantity of mineral deposited is 2 lakh ton। ऐसा लगता है कि उस क्वेरी में 2 लाख टन का माल निकलने वाला है, सीधा सा बोल दो ना, आउटपुट, टोटल आउटपुट
2 लाख टन, ये टोटल आउटपुट है। और ये क्वेरी कितने का है, ये कॉस्ट है ना। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दिया है क्या, 0। नहीं दिया तो 0 ना। नहीं का मतलब क्या होता है मैथ्स में, नहीं आने क्या, 0। पहले का कितना आया, चलो अभी देखते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम, depreciation is equal to cost minus estimated scrap value upon total output, डिप्लेशन मेथड है ना, इनटू आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड। बोलो 2017 का डिप्रिसिएशन कितना है बेटा, हाँ 2018 का बताओ। अगेन कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपन टोटल आउटपुट कितना है, 2 लाख टन है ना, इनटू सेकेंड ईयर में कितना था, 10,000 टन, और लास्ट ईयर कुछ था रे इसमें, वेरी गुड, चेक कर लो नीचे आ रहा है क्या। और इन्होंने अकाउंट बनाने के लिए भी बोल दिया था, तो ये देखो असेट खरीदी तो असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बनाया था कि हमने इस टाइप का अकाउंट। फिर उसके बाद बाय डिप्रिसिएशन टू असेट बैलेंसिंग फिगर, पहले साल का आपका भी 1 लाख आया, ये बैलेंसिंग फिगर है। अगले साल ब्रॉड डाउन, फिर डिप्रिसिएशन आपका 5 लाख का है क्या, फिर बैलेंसिंग फिगर 94 लाख, अगले साल ब्रॉड डाउन, फिर आपका 7,50,000 आया क्या, बैलेंसिंग फिगर, और डिप्रिसिएशन में डाल दिया। डिप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल कहाँ जाएगा, पी एंड एल, पी एंड एल और पी एंड एल। कुछ था इसमें, क्या आपने अकाउंट बनाए हुए हैं ये सारे, इजी एकदम। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्या पढ़ा है आपने, फॉर्मूला इसका किसको याद आ रहा है, बस हाथ खड़े करो एक बार। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ, हाँ बेटा लास्ट बेंच आप बताओ, हाँ आप बोलो, नहीं नहीं आपके बाजू में इसका, हाँ बोलो प्रणव, हाँ बोलो बेटा, रेट ऑफ सेल, सेलिंग एक्सपेंस इफ एनी, वेरी गुड, प्लस आए तो प्रॉफिट माइनस आए तो लॉस। बच्चों प्लीज घर पे रिवाइज करो। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 और इलिस्ट्रेशन नंबर 8 आज आप घर से ट्राई करके आओगे। सर हमारे पास तो क्वेश्चन है ही नहीं, मैं आपको आज भेज दूंगा ग्रुप पे ये 7 और 8 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है चलेगा, आज घर पे ट्राई कर पाओगे, क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा। और जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है अगले लेक्चर में क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा, डन, क्लियर है। नहीं 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 नहीं, वो तो रिवीजन नोट से 100 पन्नों की नोट से, बैक टू बैक 65 पेजेस। हाँ ट्राई करो बट अभी मत करो जबरदस्ती, अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, इसीलिए आप लोग आने वाले थे इसलिए मैंने पर्पसफुली बीआरएस लिया। आज भी आप आओगे आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत उसके अंदर में, है ना, ऐसा नहीं कि जीरो समझेगा। कल भी आपको 50-60% तो समझ में आया है ना, कितना परसेंट समझा, बहुत समझा। हाँ तो ये अच्छी बात है, ठीक है, आपको बेसिक अच्छे से हुआ है तो, है ना, कंपलसरी नहीं ऑप्शनल, बस आपको भी समझ में आएगा कि आपके सीनियर लोग कैसे बैठते हैं रात में 11 से 2 लाइव स्ट्रीमिंग, समझ में आया क्या, लाइव स्ट्रीमिंग में वो भी बगैर सोए कंटिन्यूअसली सब लोग चैट कर रहे थे, ये सब नो, तो वो मेहनत है आपके, आपके लिए भी ऐसे हम लोग रात के लेक्चर्स लेंगे। अभी मिडनाइट सीरीज है, आपके समय नाम इसका लिखूंगा, रात रानी, रात रानी सीरीज, यस और नो। तब हम लोग 11 से सुबह 4 तक करेंगे, रात में 11 से सुबह 4, है ना।
तो रिवीजन करने के लिए एक बार आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे हो जाएगा ना, उसके बाद एक बार रिवीजन यहाँ क्लास में लूंगा। इनकी भी एक बार क्लास में हो चुकी है रिवीजन, फेस टू फेस हो चुकी है 35 दिन, रोज का 1.5 घंटा, 35 डेज। अब ये सेकेंड रिवीजन है जो 20 घंटे में हम लोग कर रहे हैं। यस और नो? जब आपकी एग्जाम आएगी, इनके समय मैंने इनको बोला था कि एक बार होल नाइट यहीं रुक जाओ। यहाँ पे जैसे मैं सीएस के केस में क्या करता हूँ, मैं बच्चों को 2 रातें इधर ही बुलवा लेता हूँ। आज शाम में लेक्चर चालू करता हूँ 8-9 बजे, अगले दिन सुबह 6 बजे तक पढ़ाते हैं। फिर बच्चा 6 बजे यहाँ से निकलता है प्रेस्टीज पॉइंट से, घर वालों से परमिशन लेके आ जाते हैं बच्चे। तो ऐसा एक आध बार अपन भी रात का लेक्चर रखेंगे, है ना, रात में 9 से सुबह 6। और जो बच्चों को पॉसिबल नहीं है वो लाइव स्ट्रीमिंग देखेंगे घर से, है ना, जो बच्चों को पॉसिबल है। और सर रात में आप बुलाते हो तो सब खाने पीने का बंदोबस्त करते हो गया? सिर्फ चाय पीने का बंदोबस्त, पानी का और वॉशरूम का मेरे तरफ, और बाकी बच्चे अपना अपना टिफिन लेके आते हैं। तो समय समय पे हर 2-2 घंटे बाद चाय आ जाएगी। वो मेरे तरफ क्यों नीचे वो अपने महाराज पहचान गए ना, उस दिन उसको भी रात को रोक लिया था मैंने। तो हम लोग ऐसा 2-3 बार किए और एकदम हिट रहा। बच्चे रात भर जगे थे एकदम ऐसे फ्रेश, कोई सोया ही नहीं। ये सब। और 2-2 घंटे बाद ब्रेक, ब्रेक दिया तो बस कैरिडोर के अंदर में वहीं जाके वापस ऊपर आ गए और वापस पढ़ाई चालू। तो ऐसा कुछ देखेंगे। अब अपने इसमें क्या है कि वो क्लास के अंदर में ओनरशिप मेरे पास है तो मैं ले सकता हूँ डिसीजन। यहाँ पे मुझे ऑर्गेनाइजेशन को पूछना होगा कि क्या हम ऐसा करें क्या। वहाँ पे मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं थी तो मैंने बोल दिया। बट यहाँ पे अगेन इनकी कुछ लिमिटेशंस होगी तो एक बार मैं पूछूंगा। हाँ हाँ वैसा कुछ करें, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको मेरे उधर क्लास में ले पाऊंगा, डिस्प्यूट्स है ना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा वो। वहाँ पे क्या है कि मेरे को किसी को पूछने का काम नहीं, तो मैंने डायरेक्टली डिसीजन ले लिया, बच्चे आ भी गए और एकदम तूफान मजा है। और बच्चों ने पढ़ाई किया रात भर, मतलब सोचो ना, 2 रातें बुलवा लिया था, दिन में छुट्टी दे दी थी, रात में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, किसी का फोन नहीं, कुछ नहीं, एकदम फुल जोश में। बच्चों के लिए भी कुछ थोड़ा सा अलग हो गया। अगले दिन फुल डे छुट्टी नहीं, फर्स्ट हाफ, मतलब सुबह 11 बजे तक सो जाओ, 11-12 बजे तक, 1-1:30 बजे वापस क्लास में आ जाओ, 1:30 से वापस शाम 7 तक क्लास, फिर वापस 2 घंटे का ब्रेक लो, 9 बजे से लेके अगले दिन सुबह 6 बजे तक। ऐसा कुछ करते हैं तो अपन देखेंगे अपने इसमें कुछ कर सकते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है 7 और 8 नंबर का गाइस। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।